नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीनेट और प्रतिनिधि सभा इन दोनों ही सदनों के संगठन, उनकी रचना, उनके सदस्यों की योग्यताएं, उनके अधिवेशन इत्यादि की जानकारी प्राप्त की थी। आज हमें कांग्रेस के शक्तियों का अध्ययन करना है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इन दोनों की ही बहुत सारी शक्तियां एक समान हैं और कुछ शक्तियां दोनों की अलग अलग हैं। इन दोनों ही सदनों का अलग अलग अध्ययन नहीं करके हम आज दोनों ही सदनों का तुलनात्मक रूप से एक ही साथ अध्ययन करेंगे। यदि प्रश्न आ जाता है कि सीनेट के कार्य और शक्तियां बताइए, तब आप प्रतिनिधि सभा से संबंधित शक्तियों का वर्णन नहीं करेंगे, और यदि प्रतिनिधि सभा के बारे में प्रश्न आ जाता है तो आप सीनेट वाले पार्ट को छोड़ देंगे। और यदि केवल कांग्रेस के कार्य और शक्तियों की बात आती है तो हम दोनों ही सदनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम कांग्रेस के सामान्य रूप से कार्य और शक्तियों को देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कांग्रेस की प्रथम प्रकार की शक्तियां हैं विधायी अथवा व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापन शक्ति का तात्पर्य है कानूनों का निर्माण करने की शक्ति। वास्तव में कानून निर्माण के लिए ही कांग्रेस के दोनों सदनों का निर्माण किया गया है। और जहां तक शक्तियों का संबंध है, इस क्षेत्र में दोनों सदन समान पदीय हैं। समान पदीय का तात्पर्य ये है कि दोनों की शक्तियां एक समान हैं। कानून निर्माण की जहां तक बात है, 3 प्रकार के विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, या 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक वो होता है जिस विधेयक में पैसे या वित्त से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में कानून का निर्माण किया जाना है। वित्त विधेयकों के क्षेत्र में स्थिति यह है कि कोई भी वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रतिनिधि सभा का विशेषाधिकार है। कोई भी वित्त विधेयक पहले सीनेट में नहीं रखा जा सकता। यहाँ प्रतिनिधि सभा कुछ विशिष्ट स्थिति में है, किंतु प्रतिनिधि सभा से वित्त विधेयक पारित होने के बाद में जब सीनेट के पास जाता है, तब सीनेट को यह अधिकार है कि वो विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन कर सके। यहाँ पर यह सीनेट की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि ब्रिटेन और भारत के द्वितीय सदनों से यदि तुलना करें सीनेट की, तो सीनेट निश्चय ही यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि भारत की राज्यसभा और इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के पास वित्त विधेयक में संशोधन करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। जैसा वित्त विधेयक निम्न सदन से आया है, उच्च सदन को वित्त विधेयक उसी रूप में पारित करना पड़ेगा। किंतु अमेरिका में सीनेट की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीनेट वित्त विधेयक को इतना परिवर्तित कर सकती है कि केवल उसका शीर्षक को छोड़ करके उसका सारा विषय वस्तु ही बदल जाती है। और सीनेट इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करके वित्त के क्षेत्र में बहुत सा नियंत्रण स्थापित कर भी लेती है। दूसरा प्रकार होता है सामान्य विधेयक। पैसे से संबंधित मामलों के अलावा अन्य जितने भी विधेयक होते हैं, वे सामान्य विधेयक कहलाते हैं। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में जाता है, और वहां भी बहुमत के द्वारा पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षरित होने के लिए जाता है। इसलिए सामान्य विधेयकों के क्षेत्र में दोनों ही सदनों की समान शक्तियां हैं। लेकिन यदि विधेयक के बारे में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, जिसका तात्पर्य ये है कि
प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित किए गए कानून को या विधेयक को यदि सीनेट पारित नहीं करती या उसको अपने बहुमत से स्वीकृत नहीं करती, या सीनेट के द्वारा पारित किए गए विधेयक को यदि प्रतिनिधि सभा अस्वीकृत कर देती है और उस विधेयक के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें अपने महत्वपूर्ण प्रभाव, अपने अनुभव और अपनी योग्यता के कारण सीनेट के सदस्य विधेयक को अपने ही पक्ष में पारित करवा लेते हैं। इस तरह से सामान्य विधेयकों के क्षेत्र में भी व्यवहार में सीनेट की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में दोनों की शक्तियां समान हैं। तीसरे प्रकार के विधेयक होते हैं संवैधानिक संशोधन विधेयक। यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाना है तो संशोधन का यह जो प्रस्ताव है या संशोधन के संबंधी जो विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और एक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में संशोधन का यह जो विधेयक है वो प्रस्तावित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से संवैधानिक विधेयकों की संशोधन के लिए दोनों ही सदनों के पास समान रूप से शक्तियां हैं। इस प्रकार से यदि निष्कर्ष रूप में व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का मूल्यांकन किया जाए तो हम देखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पास समान शक्तियां हैं, लेकिन व्यवहार में वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक इन दोनों ही क्षेत्रों में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा से कुछ अधिक हैं। दूसरा क्षेत्र है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का अर्थ है राष्ट्रपति और प्रशासन पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका पर नियंत्रण का संपूर्ण दायित्व या अधिकार केवल सीनेट के पास है और इस संबंध में प्रतिनिधि सभा की कोई भी शक्तियां नहीं हैं। यहाँ सीनेट पूरी तरह से उच्च स्थिति में है, महत्वपूर्ण स्थिति में है। कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी 2 शक्तियों का बहुत प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। पहला तो राष्ट्रपति के 12 विदेश नीति के क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ जो संधियां की जाती हैं वो संधियां अमेरिका के द्वारा तभी स्वीकृत मानी जाएंगी यदि उन संधियों पर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त हो जाए, अर्थात सीनेट अपने 2/3 बहुमत से यदि राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि को स्वीकार कर लेती है तभी वह संधि मान्य होगी, अन्यथा उस संधि को अवैध या अमेरिका उस संधि का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की जो एकाधिकार है उस पर सीनेट का प्रभावी नियंत्रण रहता है। अनेक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर आए हैं जबकि राष्ट्रपति ने विदेशों के साथ संधियां की और सीनेट ने उनको अस्वीकार कर दिया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण 1919 में की गई वर्साई की संधि है, जो कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिए की गई थी, किंतु सीनेट ने उस संधि का अनुसमर्थन नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका स्वयं राष्ट्रसंघ का प्रस्तुतकर्ता होने के बावजूद भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। दूसरा है राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली उच्च स्तरीय नियुक्तियां। मंत्रिमंडल, विभिन्न राजदूत, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण उच्च अधिकारी, इन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, किंतु राष्ट्रपति नियुक्तियों में
मनमानी न कर ले और अपने ही पसंद के व्यक्तियों को प्रशासन में नियुक्ति न दे दे, इस पर नियंत्रण रखने के लिए सीनेट के पुष्टिकरण की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति की पुष्टि सीनेट अपने साधारण बहुमत से करती है। यहाँ पर एक प्रथा अमेरिका में विकसित हो गई है। नियुक्तियों से संबंधित यह जो प्रथा है उसे सीनेटोरियल कर्टसी अथवा राष्ट्रपति का सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहा जाता है। सीनेट के प्रति शिष्टाचार क्या होता है, इस आशय का प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए यह जानना ज़रूरी है। व्यवहार में होता यह है कि सीनेट और राष्ट्रपति एक दूसरे को अपना समर्थन नियुक्तियों के क्षेत्र में देते हैं, और वो इस प्रकार कि राष्ट्रपति जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां करता है, उन नियुक्तियों से वो सीनेट का अनुसमर्थन इस आधार पर प्राप्त कर लेता है कि जिस राज्य के लिए नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उस राज्य के सीनेटर से नियुक्तियों के मामले में परामर्श लेता है और उस राज्य का सीनेटर बहुत सी नियुक्तियां अपने पक्ष में करवा लेता है। इस प्रकार प्रत्येक सीनेटर अपने राज्य में अपना प्रभाव बनाने के लिए अपनी पसंद की नियुक्तियां राष्ट्रपति से करवाना चाहता है। राष्ट्रपति उनकी पसंद की नियुक्तियां कर देता है और बदले में यह चाहता है कि उसके द्वारा की गई सभी नियुक्तियों पर सीनेटर अपना समर्थन दे दे। इस प्रकार से ये एक प्रकार का व्यावहारिक रूप में समझें तो राष्ट्रपति और प्रत्येक सीनेटर के बीच में एक अप्रत्यक्ष समझौता जैसा होता है कि मैं तुम्हारी की गई नियुक्तियों को समर्थन दूंगा यदि तुम मेरे राज्य में मेरे कहे हुई व्यक्तियों को नियुक्ति दे दोगे। इसे ही सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहा जाता है। वास्तव में देखें तो यह एक प्रकार का भ्रष्ट आचरण है, किंतु अमेरिका में इसको मान्यता मिली हुई है और इस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है। सीनेट की तीसरी बहुत महान शक्ति है राष्ट्रपति के अधीन कार्यरत जो प्रशासनिक विभाग हैं, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करना। विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों के प्रति भ्रष्टाचार या कोई वित्तीय अनियमितता या कार्यों में शिथिलता या अकर्मण्यता या विभाग अपना कार्य यदि भली प्रकार से नहीं करते हैं तो उन विभागों की जांच सीनेट के द्वारा की जाती है। यदि ऐसी शिकायत सीनेट को प्राप्त होती है कि किसी विशेष विभाग ने भ्रष्टाचार के द्वारा कार्य किया है या वो कानून के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो सीनेट उस शिकायत का संज्ञान लेती है, उसके विरुद्ध जांच प्रारंभ करती है और सीनेट के द्वारा की गई जांचें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो शिकायत की तह तक जाकर के, उसकी जड़ तक जाकर के जांच का कार्य संपन्न करती है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर देती है। इसलिए सीनेट की ये जांचें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और प्रशासन को बहुत दुरुस्त बना करके कार्य करने के लिए मजबूर कर देती हैं। कार्यपालिका शक्तियों से जुड़ी हुई एक और शक्ति है जिसका प्रयोग वह प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर के करती है, और वो है युद्ध की घोषणा। अमेरिका में युद्ध की घोषणा का जो दायित्व है वो व्यवस्थापिका का है, न कि कार्यपालिका का। व्यवस्थापिका यदि इस आशय से संतुष्ट हो जाए कि किसी विशेष मामले में अब अमेरिका को युद्ध करना पड़ेगा या किसी युद्धरत राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा, तो यह कार्य
प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर के करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं। और यद्यपि राष्ट्रपति ऐसा निवेदन कांग्रेस को कर सकता है कि युद्ध आवश्यक हो गया है और आपको ऐसी घोषणा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कार्यपालिका शक्तियों में केवल युद्ध की घोषणा संबंधी शक्ति को छोड़ करके अन्य शक्तियां केवल सीनेट के पास है, प्रतिनिधि सभा के पास कोई भी अधिकार नहीं है। तीसरा है न्याय संबंधी शक्तियां। सीनेट की न्याय संबंधी शक्तियां भी बहुत महान हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ अभियोगों का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के द्वारा लाया जाता है, किंतु इस प्रस्ताव के लाए जाने के बाद उन अभियोग की जांच का कार्य सीनेट के द्वारा किया जाता है। और सीनेट के द्वारा की जाने वाली जांच, जैसा कि हमने अभी देखा है, बहुत खतरनाक होती है और बहुत गंभीरता के साथ सीनेट अभियोगों की जांच करती है। इस प्रकार से एक जांच निकाय के रूप में सीनेट की ख्याति है। वह विभिन्न विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करती है और वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीश, इनके खिलाफ महाभियोग और अभियोग प्रस्तावों की भी जांच करती है। जब सीनेट इस प्रकार के न्यायिक निकाय के रूप में जांच का कार्य करती है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अभियोग के संबंध में तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अगला कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। सीनेट जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं, तब निर्वाचनों में जो विभिन्न मतपत्र विभिन्न राज्यों से लाए जाते हैं, उनकी गणना और परिणाम की घोषणा का कार्य सीनेट ही करती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए यदि किसी भी उम्मीदवार को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो प्रथम 2 सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशियों में से सीनेट पुनः निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। जब सीनेट इस प्रकार कार्य करती है, तो प्रत्येक सीनेटर का 1 वोट होता है। कुल 100 सीनेटर होते हैं और 100 सीनेटर प्रत्येक 1 सीनेटर अपना मत देता है। इन 2 प्रत्याशियों को जब स्पष्ट बहुमत इस सीनेट के द्वारा मिल जाता है, यानी कि किसी भी प्रत्याशी को जब 51 वोट मिल जाते हैं, कम से कम 51 वोट, तब वह प्रत्याशी उपराष्ट्रपति घोषित हो जाता है। यद्यपि इस प्रकार के मौके कम ही आते हैं, लेकिन यदि ऐसा होता है तो सीनेट, क्योंकि सीनेट का राष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है, इसलिए अस्पष्टता की स्थिति में सीनेट ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति पद के लिए इसी प्रकार का कार्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के चुनावों में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम 2 उम्मीदवारों को छांट लिया जाता है और प्रतिनिधि सभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। जब प्रतिनिधि सभा निर्वाचक मंडल के रूप में काम करती है, तब प्रत्येक राज्य का 1 वोट माना जाता है। प्रतिनिधि सभा में कुल 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व है और 1 कोलंबिया जिले का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार से प्रत्येक राज्य का 1 वोट गिना जाता है। क्योंकि प्रतिनिधि सभा में हर राज्य से बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उस राज्य में जिस भी दल का बहुमत होता है, उस बहुमत वाले दल के पक्ष में 1 वोट चला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यदि समझें, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि मान लिया किसी राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या 21 है
और उस राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के 15 प्रतिनिधि सभा में बैठे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के 6 प्रतिनिधि सभा में हैं। अब चूंकि उस राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है, इसलिए उस राज्य का एक वोट डेमोक्रेटिक पार्टी का गिना जाएगा और वह राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना मत देगा। इस प्रकार से 50 राज्यों के द्वारा जब बहुमत के हिसाब से जब निर्वाचन किया जाता है तो जिस प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है वही राष्ट्रपति के पद के लिए विजित मान लिया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के संदर्भ में यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट इन दोनों में से बहुत सारे मामलों में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियां समान हैं, किंतु अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सीनेट की शक्तियां महान हैं और प्रतिनिधि सभा की शक्तियां शून्य हैं। सीनेट अपने इन्हीं कार्यों के बल पर दुनिया का, केवल अमेरिका का ही नहीं वरन दुनिया के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन बन गया है और संविधान निर्माता उसको जितनी शक्तियां प्रदान करना चाहते थे उससे भी कई गुना अधिक शक्तियों को यह अर्जित कर चुकी है और समय गुजरने के साथ साथ सीनेट की शक्तियां और भी अधिक बढ़ती जा रही हैं। धन्यवाद।